क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार। आज के इस खास रसायन विज्ञान सत्र में हम एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, परमाणुओं की उस अदृश्य सूक्ष्म दुनिया से निकलकर जब हम अपनी प्रयोगशाला की देखी परखी दुनिया में आते हैं तो हमें एक बहुत ही मजबूत गणितीय पुल की जरूरत होती है, और वो पुल कुछ और नहीं बल्कि मोल है। एक शिक्षक होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि ये टॉपिक पूरी केमिस्ट्री की जान है। तो चलिए बिना किसी देरी के मोल की इस जादुई दुनिया के एडवांस्ड फॉर्मूले और कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह है। सबसे पहले 2 रासायनिक दुनियाओं को जोड़ना, फिर 3 मास्टर मोल सूत्र, उसके बाद बेहद जरूरी मोल मैप नियम, और अंत में हम 2 अलग अलग तरह के आंकिक प्रश्नों यानी न्यूमेरिकल्स को मिलकर हल करेंगे। ये सफर बेसिक कंसेप्ट से शुरू होकर काफी एडवांस्ड कैलकुलेशन तक जाने वाला है। खंड 1, 2 रासायनिक दुनियाओं को जोड़ना, परमाणुओं से ग्राम तक। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर हमें इस मोल की जरूरत क्यों है। देखिए, एक तरफ तो हमारी वो सूक्ष्म दुनिया है, परमाणुओं और अणुओं की दुनिया। ये चीजें इतनी छोटी हैं कि इन्हें देखा तक नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है हमारी प्रयोगशाला की दुनिया, जहां हम रसायनों को ग्राम और लीटर में नापते हैं, उन्हें छू सकते हैं, तौल सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों को जोड़ा कैसे जाए। यहीं पर मोल की एंट्री होती है। मोल असल में इन 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच का एक डायरेक्ट मैथमेटिकल ब्रिज है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि लैब में लिए गए कुछ ग्राम पदार्थ में सच में कितने अरबों खरबों परमाणु मौजूद है ना कमाल की बात। अब आते हैं खंड 2 पर, 3 मास्टर मोल सूत्र यानी हमारी कैलकुलेशन टूल किट। तो चलिए अपनी इस टूल किट को खोलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, हमें सटीक कैलकुलेशन भी चाहिए। और हाँ, याद रखिए, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या को हम हमेशा छोटे n से ही दर्शाते हैं। खैर, अब बात करते हैं हमारे उन 3 मुख्य फॉर्मूलों की जो 11वीं, 12वीं और यहाँ तक कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र हैं। पहली स्थिति देखें, जब हमें द्रव्यमान यानी वजन दिया हो तब मोल निकालने का सूत्र होता है n बराबर W/m, जहां W हमारा दिया गया वजन है और m मोलर द्रव्यमान है। दूसरी स्थिति पे गौर करें, जब हमें सीधे कणों की संख्या दे दी जाए तब सूत्र बनता है n बराबर n/Na, जहां n दिए गए कण हैं और Na अवोगैड्रो संख्या है। और तीसरी स्थिति जो खास तौर पर सिर्फ गैसों के लिए है, जब हमें आयतन दिया गया हो तब हम इस्तेमाल करते हैं n बराबर V/22.4। सच मानिए ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। अब सबसे जरूरी बात, इस विशाल संख्या को समझना बहुत आवश्यक है। ये है अवोगाद्रो संख्या, जिसे हम Na से दर्शाते हैं, 6.022 गुणा 10⁻23। जब भी किसी न्यूमेरिकल में अणुओं या परमाणुओं की गिनती दी गई हो या उन्हें गिनना हो तो इस कांस्टेंट का इस्तेमाल एकदम तय है। ये साबित करता है कि एक मोल में हमेशा इतने ही कण होते हैं। अगर इसे इमेजिन करने की कोशिश करें तो ये एक अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्या है। और इसके बाद आता है हमारा दूसरा अहम कांस्टेंट, 22.4। ये नंबर एक्सक्लूसिव तौर पर गैसों के लिए रिजर्व्ड है। ये असल में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी STP पर ठीक 1 मोल गैस का लीटर में आयतन बताता है। मतलब गैस चाहे कोई भी हो, अगर STP पर उसका 1 मोल हमारे पास है तो वो हमेशा और हमेशा ठीक 22.4 लीटर ही जगह घेरेगी। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, मोल मैप नियम, अनिवार्य मध्य स्टेशन। अब जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नेविगेशन रूल है। चलिए इस बीच वाले स्टेशन का फंडा समझते हैं। इस मोल मैप रूल को तो बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। रूल बड़ा ही सिंपल है। अगर द्रव्यमान को आयतन में बदलना है या आयतन को कणों की संख्या में बदलना है तो सीधे जंप मारने का कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है। हमेशा, जी हाँ, बिना किसी अपवाद के हमेशा पहले इस बीच वाले मोल स्टेशन तक आना ही पड़ेगा। मोल वो मेन चौराहा है जहां से होकर केमिस्ट्री की हर कैलकुलेशन का रास्ता गुजरता है। बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। खंड 4, आंकिक प्रश्न 1 हल करना, द्रव्यमान से कणों तक। तो अब तक जो भी फॉर्मूले और रूल्स हमने सीखे हैं उन्हें असल मैदान में उतारने का वक्त आ गया है। विज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे सवालों पर लागू न किया जाए।
तो चलिए अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम वजन से शुरुआत करके कणों की गिनती तक का सफर तय करेंगे। तो सवाल कुछ इस तरह है, 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या और जल के अणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इमेजिन कीजिए एक ग्लास पानी जितना वजन, लगभग 90 ग्राम, और हमें उसमें छिपे हुए अरबों खरबों अणुओं को गिनना है। कुछ सेकंड लीजिए और अपने दिमाग में इस कैलकुलेशन का एक रफ मैप तैयार कीजिए। ठीक है, तो आइए इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के साथ डिकोड करते हैं। सबसे पहले हमारे मोल मैप रूल के हिसाब से हमें मोल निकालने होंगे। जल यानी H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16 ग्राम जुड़ते हैं। तो N बराबर 90/18, जिससे हमें मिलते हैं सीधे सीधे 5 मोल। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। क्योंकि 1 मोल में एवोगाद्रो संख्या जितने अणु होते हैं, तो 5 मोल को हम बस एवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आता है 3.011 गुणा 10 की घात 24 अणु। सच में ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे गिनने में सदियां लग जाएं। खंड 5, आंकिक प्रश्न 2, हल करना। आयतन से द्रव्यमान तक। बहुत बढ़िया। अब हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इस बार हमारा पूरा फोकस गैसों के गुणों पर रहेगा और ये कैलकुलेशन जर्नी आयतन यानी वॉल्यूम से शुरू होकर द्रव्यमान तक जाएगी। तो सवाल है, मानक ताप और दाब यानी STP पर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ गैस का आयतन दिया गया है और हमें उसका वजन निकालना है। याद आया कुछ? बिल्कुल, यहाँ फिर से हमारा मोल मैप रूल एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। हम सीधे वॉल्यूम से मास पर नहीं कूद सकते। चलिए इस कैलकुलेशन को आराम से सॉल्व करते हैं। हमारा पहला स्टेप होगा आयतन को मोल में बदलना। फॉर्मूला लगेगा N बराबर V/22.4। तो 11.2 को 22.4 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है ठीक 0.5 मोल। मतलब हमारे पास आधा मोल गैस है। अब दूसरा स्टेप, इस मोल को द्रव्यमान में बदलना। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम प्रति मोल होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का 32 मिलाकर। अब अपना फॉर्मूला W बराबर N गुणा M लगाते हैं। तो 0.5 को 44 से गुणा करेंगे और हमारा जवाब बिल्कुल साफ है, 22 ग्राम। एकदम सीधा, लॉजिकल और 100% एक्यूरेट। और जैसा कि इस कॉन्सेप्ट के मूल स्रोत ने कहा है, और मैं भी एक टीचर के तौर पर इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, इन सूत्रों को अपनी उंगलियों पर याद कर लें, क्योंकि ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का दिर हैं। ये बात 100% सच है। केमिस्ट्री का ये गणित वाकई बहुत लॉजिकल और खूबसूरत है। बस इन चंद फॉर्मूलों की मदद से हम ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ को तौल सकते हैं और उसके अंदर छिपे उन कणों को गिन सकते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर पानी की एक छोटी सी बूंद में अरबों अणु समा सकते हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि इस दुनिया के विशाल महासागरों में कितने मोल पानी मौजूद होगा। इस ब्रह्मांड का पैमाना सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सीखे गए इन गणितीय टूल्स के साथ ऐसे विशाल सवालों का जवाब खोजना अब मुमकिन है। आज के इस रसायन विज्ञान सत्र का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विज्ञान के इन दिलचस्प रहस्यों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।